अरविंद कुमार जी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्रूड का भाव देख ही रहे हैं, क्लोजर टू $100 पर बैरल पहुंच चुका है। स्पॉट में उससे ऊपर के प्राइसेस कोट किए जा रहे हैं और जो रशियन टेंशन बनी है उसकी वजह से पूरा एनर्जी बास्केट बहुत ऊपर गया है। लेकिन जो स्टैंड अलोन रिफाइनर्स हैं उनको इसका बेनिफिट भी है। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट, इसलिए हमने सोचा कि चलिए पेट्रोलियम से बात करनी चाहिए। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। और नमस्कार जी सर, पहला सवाल तो बिल्कुल यही कि जैसा हमने कहा कि जो स्टैंड अलोन रिफाइनर्स हैं जो पंप में नहीं है, जो रिटेलिंग में नहीं है, उनके लिए ये वक्त अच्छा माना जाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस वक्त क्रूड प्राइसेस जरूर ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त जो फ्यूल क्रैक्स हैं, जो MS के क्रैक्स हैं और डीजल के क्रैक्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त जो आप जैसे आपने कहा कि जो स्टैंड अलोन रिफाइनर्स हैं, उनको अपनी फिजिकल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे अगर वो जोर देते हैं, जैसा कि वी आर आल्सो ट्राइंग इन CPCL that our operational performance should be very good, our capacity utilization should be very good, and emerging economies के अंतर्गत जो है वो डिमांड is also quite good. MS में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी एट प्रेजेंट जो डिमांड है वो प्री पेंडेमिक लेवल को क्रॉस चेक कर चुकी है, और डीजल की डिमांड भी लास्ट ईयर से बेहतर है और ऑलमोस्ट 5% के अंदर आ रही है प्री पेंडेमिक लेवल पे। तो जब डिमांड अच्छी है और क्रैक्स लेवल्स अच्छे हैं, तो this is definitely going to the boost up the show for the refiners. जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्टैंड लोन है और उनके क्रैक्स भी बढ़िया है, खासतौर के MS के और उस पे। सर, ये बताइए कि इस वक्त आप, चूंकि हमने कल एक देखा कि गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट आया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 5.5% ग्रोथ और दिखेगी पेट्रोल डीजल पे खास तौर पे। तो इस वक्त आप कितनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और जिनको आप दे रहे हैं उनकी तरफ से रिस्पांस कैसा है? क्योंकि अगला सवाल फिर उनकी तरफ जाएगा थोड़ा सा। देखिए, अभी CPCL की अगर हम बात करें तो अभी हमारी जो रिफाइनरी उसकी सभी यूनिट्स, जो हमारी प्राइमरी यूनिट्स हैं और सेकेंडरी यूनिट्स हैं, उन सबकी जो क्षमता है वो अराउंड 110% से ऊपर चल रही है। और हमारा पूरा ध्यान जो है वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की तरफ है कि कोई भी यूनिट हमारी जो है वो कैपेसिटी से कम यूटिलाइज ना हो। हमारे जो मार्केटिंग है वो हमारी जो होल्डिंग कंपनी है IOCL OMC के थ्रू होती है, और हमारे कुछ अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम मार्केटिंग खुद करते हैं। तो डिमांड अच्छी है, इवैक्यूएशन अगर अच्छा है और अच्छा चल रहा है, और आई एम वेरी होपफुल कि ये जो हमारा रनिंग क्वार्टर है इसमें ये अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली वी विल बी getting and taking up the opportunity and reaping the benefits. जी आनंद जी, रिफाइनिंग मार्जिन की क्या स्थिति है? अगर थोड़ा सा आप मुझे और एक्सप्लेन करें इसको, क्योंकि ये बात मार्जिन जी प्लीज कंटिन्यू सर। रिफाइनरी मार्जिन जो है वो अभी अगर मैं लास्ट क्वार्टर थर्ड की बात करूं, तो हमारा जो GRM था वो अराउंड $7.3 पर बैरल था। और हम नॉर्मली हम बात करते हैं कोर GRM की, क्योंकि इन्वेंट्री गेन्स को हम नॉर्मली अलग कर देते हैं बिकॉज दीज आर द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, जिसपे हमारा कोई बस नहीं है। तो कोर GRM भी हमारा 5.3 था, और ये बेसिकली अभी इन द रनिंग क्वार्टर है, उसमें डेफिनेटली वी आर पुटिंग अ बेटर शो, मच मोर देन $7 पर बैरल। दैट्स फैंटास्टिक। सर, क्रूड का बास्केट जो आप सोर्स कर रहे हैं वो किस लेवल पे है अभी? देखिए, क्रूड का बास्केट हमारा जो है वो गल्फ से भी आता है, कुछ हम जो है वो स्पॉट से भी लेते हैं। नॉर्मली हमारा जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो हाई सल्फर के वो हमारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये सोर्सिंग हमारी, हम इसको अपने जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो इंडियन ऑयल के ही थ्रू कराते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ क्रूड्स, इवन सम ऑफ द डिफरेंट क्रूड्स आल्सो वी आर ट्राइंग, कि जिससे हमको जो है वो, अगर हम हाई सल्फर क्रूड, जो अभी आपने देखा होगा कि जो ब्रेंट दुबई डिफरेंशियल है, जो ब्रेंट के दाम है एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो अराउंड इट वाज हॉवरिंग अराउंड 95, 96, 97 जी, और दुबई की जो प्राइसेस है वो 91, 90, जो डिफरेंशियल्स है, जो $7 पर बैरल का डिफरेंशियल है। तो अगर इस वक्त हम जो है वो हाई सल्फर हेवी क्रूड्स प्रोसेस करते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। डेफिनेटली अकॉर्डिंग हमारा जो कन्वर्जन और हमारा जो प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी रहती है वो दैट डिपेंड्स ऑन दीज differentials and the processing
जो हमारी यूनिट्स की पोजीशंस हैं उनको देखते हुए। जी आनंद जी, खबर है, बड़ी चर्चाएं हैं कि सैंक्शंस ईरान के ऊपर से शायद इस मंथ एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएंगे और ईरान ने शायद साउथ कोरिया से या जो अपने जिसके टॉप 3 बायर्स है उनसे बातचीत वगैरह भी शुरू कर दी। तो एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट आप किस तरह देख रहे हैं जो ईरान की तरफ से सप्लाई बढ़ने वाली है? देखिए, ईरान की तरफ से चूंकि सीपीसीएल में ईरान का अराउंड 15% शेयर है और बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वेरियस लेवल्स में, चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स लगाने हो, चाहे वो इवन दी राइट इक्विटी इशू रेस करने हो पैसे की उसके लिए, तो उसमें हमें दिक्कत आती है बिकॉज ईरान की इक्विटी को हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। बट ईरान की क्रूड का जहां तक बात है, अगर वो ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाते हैं तो ईरान का क्रूड हमको बेहतर रूप में अवेलेबल होगा और मे बी इन सम टाइम इन रूपी टर्म आल्सो दे हैव गिवन सर्टेन ऑप्शंस। और हम आपको पता होगा कि नागापट्टिनम में वी आर गोइंग फॉर 9 मिलियन MMTPA रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे भी अगर हमको सैंक्शन हट जाते हैं तो हमको जो है वो मतलब कैपिटल लेने में हमको सुविधा होगी। तो अभी क्या आपके हाल फिलहाल में कुछ बातचीत हुई है इस दिशा में? प्रिलिमिनरी अभी फिलहाल सैंक्शंस, अभी फिलहाल तो सैंक्शन लगे हुए हैं। हाँ। तो हम अभी ऑफिशियल चैनल से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी हम, हाँ करेक्ट, वो हम उस पे अभी हम मार्केट में हम जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप बहुत सी जगह हमको थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आप होपफुल हैं कि जैसे ही ये अगर हट जाते हैं सैंक्शन, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि हट ही जाएंगे शायद, तो फंड रेजिंग में इजी होगी और जो नई रिफाइनरी आपकी आ रही है नागपट्टनम वाली, उसके लिए और फंड की जरूरत होगी, तो उसमें ईरान का पार्टिसिपेशन भी होगा। बिल्कुल, वहां पे हमको और अच्छा है रहेगा भी। जो रिफाइनरी आ रही है उसमें भी we are going at present CPCL is going and putting all the money or all the capital. JV जो है, हम नागापट्टनम will be coming on as a JV mode, जिसमें 25% CPCL, 25% IOCL और 50% जो है वो अदर इन्वेस्टर्स रहेंगे। तो उसमें अभी CPCL और IOCL will form the JV very soon and then we will search out the investors. उसमें अगर हमको ईरान पे सैंक्शन हट जाते हैं तो डेफिनेटली हमको कैपिटल लाने में आसानी होगी। बिल्कुल परफेक्ट, सही। तो बड़ा अच्छा आपने क्लैरिटी, ये तो न्यूज़ भी एक्चुअली। आनंद जी, एक चीज़ और समझाइए, चूंकि आपकी जो पेरेंट कंपनी है, जो असली सवाल है जिस पे बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि पंप प्राइसेस बढ़े नहीं है पिछले 110 दिन से, और हम लोग एक सिंपली अज्यूम कर रहे हैं कि 7 मार्च तक और नहीं बढ़ेंगे, तो एक बड़ा पाइलअप हो गया। और रोज अगर 25 पैसे 10 पैसे भी रखे तो बहुत बड़ा पाइलअप हो चुका है। क्या स्थिति आपको दिख रही है? इतना बड़ा हिट ले रही हैं कंपनीज, आपके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपने तो आपकी बुक पे तो बढ़ के आएगा क्योंकि आप तो उनको दे रहे हैं। क्या स्थिति है इंडस्ट्री के हिसाब से, आपको लग रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि CPCL पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हम B2B सेगमेंट को कैटर करते हैं, क्योंकि हमारी मार्केटिंग जो ऑयल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है 92 to 93% जो है वो IOCL हमारी होल्डिंग कंपनी के थ्रू होती है। तो हम चूंकि RTP पे एक्ट करते हैं इसलिए हमको वो उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली जो प्राइजेस क्योंकि क्रूड के ऊपर जा रहे हैं और प्राइजेस अभी उस हिसाब से, तो इट इज नॉट गुड फॉर मी टू कमेंट ऑन OMC कंपनीज। नहीं, बस उस पर्सपेक्टिव में मैं कह भी नहीं रहा उस पर कमेंट, बस इंडस्ट्री के लिहाज से, इंडस्ट्री लीडर हैं आप, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी आप चला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ फॉर 1-2 मंथ्स में ऊपर नीचे थोड़े मोड़े, बहुत आपने पिछले बार भी देखा होगा जब प्राइसेस नीचे भी गए थे, तब भी जो है वो प्राइसेस, रिटेल प्राइसेस उन्होंने जैक नहीं हुए। मैं कॉमन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो थोड़े मोड़े फ्लक्चुएशंस जो है वो होते रहते हैं, तो इससे जो है वो इट इज, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 7 मार्च के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा, ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। मैं उस पे अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आई एग्री, आई नो, मैं इसलिए मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई असर नहीं, आप उससे अलग है। एक सवाल और, फ्लक्चुएशन से कंपनीज के ऊपर इतना फर्क कोर्स पे नहीं पड़ा। सर एक सवाल और, अब थोड़ा सा क्रूड आउटलुक मुझे समझाइए। ये जो लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि जो तनाव बढ़ गया है रशिया के साथ, इसकी वजह से $5 से $10 का प्रीमियम चल रहा है, अगर ये खत्म हो जाए तो अभी $85 पे क्रूड आ जाएगा, या लोग कह रहे हैं सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त डिमांड आने की संभावना है, क्योंकि ओपेक अड़े हुए हैं कि मैं बढ़ाऊंगा नहीं, और जो यूएस के रिग्स है उसमें भी बहुत ज्यादा हो नहीं रहा, शेल वाले कुछ कर नहीं रहे। तो क्रूड आउटलुक आपका क्या है कि ये इसी लेवल पे बना रहेगा या नीचे आएगा, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री को?
देखिए मेरे हिसाब से स्लम्प तो नहीं होगा, द क्रूड प्राइसेस विल बी फर्म, और बिकॉज आपको जैसा विदित है कि क्रूड प्राइसेस बहुत सी चीजों पे डिपेंड करते हैं, डिमांड सप्लाई पे तो रहता ही है, और पेंडेमिक के इश्यूज से भी कहीं जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहां की डिमांड भी खत्म हो जाती है। और अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर, और उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है। तो इट इज अनसर्टेन थिंग्स, इट इज डिफिकल्ट टू कमेंट कि क्रूड प्राइसेस कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे आएंगे, बट बहुत ज्यादा चेंजेस मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, थिंग्स विल बी सेटल्ड आउट। ओके सर, एक लास्ट छोटा सवाल, इंडिया की जो डिमांड है उस पे आपका व्यू क्या है? देखिए इंडिया की डिमांड मेरे हिसाब से दो वी आर द एनर्जी ट्रांजिशन के मूव में भी हम चल रहे हैं, जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी जो है वो फेवरेबल क्रैक्स हैं, डिमांड रोबस्ट है, और 2040 तक जो है वो डिमांड बढ़ती रहेगी, और इनफैक्ट बहुत सी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिफाइनरीज आर आल्सो इन द पाइपलाइंस, जो कि हमारी 2030 तक हमको एडॉप्ट करनी है। तो ये शो करता है कि इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया और जो डिमांड है वो बराबर बनी रहेगी, एंड डेफिनेटली जो है वो रिफाइनरीज के लिए अच्छा सेगमेंट है, और वी शुड टेक अप द अपॉर्चुनिटी एंड डू अवर गुड ऑपरेशनल प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग टू रिमेन इन दिस सेक्टर। ओके आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्री इनसाइट समझाने के लिए और करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के समझाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो चेन्नई पेट्रोलियम का मानना है कि रोबस्ट डिमांड है, क्रूड में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, डाउनवर्ड नहीं आएगा। कंपनी 110% की कैपेसिटी में काम कर रही है और ईरान के सैंक्शंस खत्म होते हैं तो फंड रेज करने में इजी रहेगा, क्योंकि NOCIL जो नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है वो चेन्नई पेट्रो में 15% की स्टेक होल्डर है। तो इस लिहाज से कई सारे न्यूज पॉइंट इसमें हैं। लेकिन फिलहाल इस शो का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे यहाँ पे आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन जाते जाते आपको याद जरूर दिलाऊंगा मैं कि CNBC आवाज और NSE मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक